बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और हमने 4 डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम्स को पढ़ा था, और जिसमें डेसिमल था, बाइनरी था, ऑक्टल था और हेक्साडेसिमल था। इसके बाद हमने उनके डिजिट्स के बारे में पढ़ा था कि हर जो नंबर सिस्टम है उसकी एक बेस होती है, और उस बेस के अंदर रहते हुए हर नंबर सिस्टम के अपने अपने डिजिट्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं हमेशा। तो हमने उन यूनिक डिजिट्स को डिस्कस भी किया और देखा कि हर नंबर सिस्टम में कौन कौन से यूनिक डिजिट्स अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि अब इनकी आपस में अगर कन्वर्जन करनी हो तो वो कन्वर्जन कैसे हो सकती है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम ये चार्ट बनाया था और अभी हम इस चार्ट को दोबारा विजिट कर लेते हैं कि हमारे पास ये 4 नंबर सिस्टम्स हैं। तो हम किसी भी एक नंबर सिस्टम में अगर एक नंबर रिप्रेजेंट हुआ है तो हम उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर डेसिमल में अवेलेबल है तो हम उसको बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल इनमें उनको कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग प्री डिफाइंड प्रोसीजर। और उनमें से कुछ प्रोसीजर्स हमने देखे थे। ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि जिस तरह ये डिफरेंट एरोज नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इस डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी से वापस डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 4 कन्वर्जन टेक्निक्स पढ़ ली थी, जिनमें पहली टेक्निक थी कि डेसिमल से बाइनरी नंबर में कैसे जाना है, और बाइनरी अगर नंबर सिस्टम में कोई एक नंबर रिप्रेजेंट हुआ है तो उसे डेसिमल में कैसे लेकर जाना है। तो ये दो बिल आपस में एसोसिएटेड हैं। तो हमने इनको सीख लिया था। उसके बाद हमने ये सीख लिया था कि अगर एक नंबर डेसिमल है और उसे ऑक्टल में लेकर जाना हो तो वो हमने सीख लिया, और ऑक्टल से वापस अगर हमने डेसिमल में जाना हो तो ये कैसे हम करेंगे। ये 4 हमने पिछले लेक्चर में सीख लिए थे। अगर किसी को स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो वो लेक्चर दोबारा विजिट करके आप उसको दोबारा से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे बाकी कुछ और कन्वर्जन्स रह गई हैं, यानी कि जो अभी कुछ और एरोज हैं ये भी रह गए हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो आज हम उनको सीख लेंगे। फॉर एग्जांपल आज हमारा फोकस ये है कि हम डेसिमल और जो हेक्साडेसिमल है पहले इनसे स्टार्ट करें और इनमें आपस में कन्वर्जन परफॉर्म कर सकें। तो हमारी जो 4 तो हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम ये चाहेंगे कि जो 5वीं है एक, और वो 5वीं कौन सी है कि वो 5वां नंबर जो एरो है वो डेसिमल से हेक्साडेसिमल की तरफ जा रहा है। तो हम पहली कन्वर्जन जो सीखेंगे वो है कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है, और उसके बाद उसका जो रिवर्स होगा नंबर 6 कि अगर हेक्सा से वापस डेसिमल में आना हो तो ये कैसे कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम ये सीखेंगे, फिर उसके बाद हम इस चार्ट की तरफ वापस आकर मजीद आगे कुछ दूसरी कन्वर्जन्स को देखते हैं। तो, तो सबसे पहले हमारी ये जो 5वीं और 6ठी कन्वर्जन है ये हम देख लेते हैं, और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और वो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। तो आइए अपनी अगली वाली कन्वर्जन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 5वीं जो कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, और इसमें हमें याद है कि हमारी जो डेसिमल कन्वर्जन है या जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसके कौन कौन से डिजिट्स हैं यूनिक, और उसकी बेस क्या है, और जो हमारा हेक्साडेसिमल है इसकी कौन सी बेस है और कौन से डिजिट्स हैं। बस थोड़ा सा रिमाइंड रिमाइंड करवाने के लिए मैं ये कह दूं कि जो डेसिमल है ये हमारी बेस 10 होती है, कि जो डेसिमल है इसकी बेस 10 होती है, और जो हमारा जो हेक्साडेसिमल है इसकी बेस होती है 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो जो कन्वर्जन है, जो जो हम कन्वर्जन अभी करने जा रहे हैं, इसमें हमें ये करना होगा कि किसी भी नंबर को जो कि एक नंबर है जिसकी बेस 10 है
उसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसी ऐसे नंबर में जिसकी बेस 16 हो। ठीक है जी। अब इसमें हम एग्जांपल्स लेते जाते हैं और फिर हम उनको बारी बारी सॉल्व करते जाते हैं, तो उससे हमें क्लियर होता जाएगा कि चीजें कैसे हो रही होंगी। तो छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल मिलता जुलता है जैसे हमने इससे पहले किया है। अगर आपको याद हो कि हम डेसिमल से बाइनरी में या ऑक्टल में कैसे जाते थे, तो उसमें हम यही करते थे कि इस नंबर को जो कि बेस 10 में है, उसको हम जिस बेस में कन्वर्ट करना होता था या जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता उसकी बेस से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते थे। जैसे बाइनरी के केस में जाना होता था तो हम 2 से डिवाइड करते थे। ऑक्टल में जब हमने कन्वर्जन करनी थी तो हम 8 से डिवाइड करते थे। अब जब हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो इसकी जो डिवीजन परफॉर्म होगी वो 16 से होगी। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा एक नंबर अगर 49 है और ये बेस 10 में है तो इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा बेस 16 के अंदर। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसी तरह एक छोटी सी डिवीजन परफॉर्म करेंगे। और डिवीजन कैसे होगी जी, 49 को इधर रखा और 16 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी? 48। 48 जी। ठीक है जी, तो ये आया 48 आएगा या क्या आएगा? नो सर, 3 16 और 48, 3 1 आएगा सर। हाँ 3 1 आएगा। तो ये 3 और ये 1। ठीक है। तो जब हमने 16 से 49 को डिवाइड करना शुरू किया तो 3 हमारा क्वोशंट आ गया और 1 इसमें रिमाइंडर आ गया। अब क्या ये 3 मजीद 16 से डिवाइड हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। तो हमने लास्ट टाइम भी ये सीखा था कि जब मजीद डिवीजन पॉसिबल ना हो तो हम क्या करते हैं, हम वहां रुक जाते हैं और रुकने के बाद हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं नंबर्स को लिखना और ऊपर की तरफ यूं जाते हैं और नंबर्स को लिखना शुरू करेंगे और वो नंबर हमारा उस बेस में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो हमारे इस केस में अब ये 3 हमने पहले लिखा और फिर हमने लिखा 1। तो जब हमने यूं लिखा तो ये अब कौन सी बेस में कन्वर्ट हो चुके हैं? ये बेस नंबर 16 में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब ये जो 49 बेस 10 में है ये असल में 3 1 इन बेस 16 में आ चुका है। तो ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट नंबर हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नंबर हैं, लेकिन फर्क कितना है कि ये किसी और बेस में रिप्रेजेंट हो रहा है और ये किसी और बेस में रिप्रेजेंट हो रहा है। हम एक और नंबर ले लेते हैं। ओके जी, नंबर इज 600। दिस इज इन बेस 10 और पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि ये बेस 16 में किसके इक्वल है। जी, तो क्या करेंगे, फिर से वही डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो 600 को डिवाइड करेंगे विद 16 तो क्या आएगा जी? इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसको 3 एंड 7 और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो 8 आएगा। ठीक है, 8 रिमाइंडर आ गया। अब इसको फिर हमने 16 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 आ गया और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 5 बच गया। तो अब हमने देखा कि ये 2 जो है ये मजीद 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ रुके और हमने नंबर्स को इस डायरेक्शन से पढ़ना शुरू किया और ऊपर की तरफ चले गए। तो जब हमने ये वाली रीडिंग परफॉर्म की तो
हमारा नंबर बना 258। तो ये किसके, ये जी बेस 16 में है, तो जो 600 बेस 10 के अंदर था वो इस टाइम कन्वर्ट हो चुका है 258 इन बेस 16। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। सर ये एग्जाम वाला है जो दोबारा रिपीट करना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन सा वाला? एग्जाम वाला ना टू एग्जाम्पल 1 और 2 दोनों? ये सर दोनों। अच्छा चलें। अच्छा, इसमें हमने ये करना होता है कि आपके पास जो भी बेस 10 में नंबर आता है उसको हमने 16 से डिवाइड करना होता है। तो 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बचा जी? ये 3 आया। 16 को 3 1 हाँ 3, 16 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। तो असल में ये आपके पास डिवीजन के बाद ये 3 आया और रिमाइंडर 1 आ गया। ऐसे ही है। ये सर। तो असल में हमने दो चीजें देखनी होती है ना, कि एक क्वोशंट क्या है और दूसरा हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा। तो हमारे पास जो क्वोशंट आया वो 3 आया। क्वोशंट का मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर आता है, वो नंबर इसमें से हम माइनस कर देते 29 हैं तो वो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये इसी सर। तरफ तो इस नंबर को फिर हमने यहाँ से ये जो जो भी आंसर आया, अब ये जो 3 आया इस 3 को हम मजीद डिवाइड करना चाहते हैं इससे। ठीक है ना, इस नंबर को हम मजीद ये डिवाइड करेंगे। 3 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड हो सकता है? प्लीज। ये सर। डिवाइड हो सकता है। 16 को 3 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पॉइंट्स में आ जाएगा ना आंसर। ये सर पाए में हाँ, जी। तो पॉइंट्स में हमने नहीं जाना होता। तो अगर ये नंबर छोटा हो जाए, ये वाला जो नंबर है ये छोटा हो जाए और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा हो जाए, तो हम वहां रुक जाते हैं, हम मजीद डिवीजन परफॉर्म नहीं करते, वहां रुक जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ रुक गए। ये सर। फिर हमने क्या किया ये सर। जी, अब हम ये करते हैं इस साइड से हम इन नंबर्स को पढ़ना शुरू करते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ से 3 को रीड किया, इधर लिख दिया, फिर 1 को रीड किया, इसके साथ जोड़ दिया, लिख दिया। तो ये जो नंबर हमारे पास अब बना, ये नंबर बेस 16 में बिल्कुल इसके इस 49 के इक्वल है। लेकिन फर्क इतना है कि ये बेस नंबर 10 में है और ये बेस नंबर 16 में। ठीक है, इसी तरह हमने एग्जाम्पल 2 में भी बिल्कुल वही काम किया। हमने इस 600 को 16 से डिवाइड करना शुरू किया, तो हमारे पास जो क्वोशंट बना वो ये बना। ये मैंने पहले डिवाइड करके चेक कर लिया था कि इसका ये क्वोशंट आता है। आप अगर चाहें तो कैलकुलेटर अप्लाई करें और आप देखिएगा कि इसका क्वेश्चन क्या आता है। जब आप 600 को 16 से डिवाइड करेंगे तो असल में 37 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट में हम इंटरेस्टेड नहीं होते, हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्वेश्चन आएगा 37 और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 8। कि अगर आप 16 और 37 को मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर आएगा, उस नंबर को आप इस 600 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। फिर अब ये 37 है, इस 37 को मजीद हमने 16 से डिवाइड किया। तो आपको पता है 16 और 2 32 होता है। तो इसका मतलब जब मैंने डिवीजन परफॉर्म की 16 जी। डिवाइड करने के बाद ये आ गया 2, ये तो 2 आ गया। और 32 जब मैंने इस 37 से माइनस किया तो उसका आंसर 5 आया। तो इसका मतलब मेरा रिमाइंडर 5 आ जाएगा और क्वेश्चन मेरा 2 आ जाएगा। अब 2 16 से छोटा हो गया है तो ये मजीद इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ रुक जाएंगे और फिर हम यहाँ इस साइड से नंबर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने पढ़ा नंबर को 2, फिर 5 और फिर 8, इनको आपस में कंबाइन करके लिख दिया
और उसके बाद मुझे एक नंबर मिल गया जो कि बेस 16 में है। अब हम कुछ और ऐसी एग्जांपल्स ले लेते हैं जो थोड़ी सी इससे ट्रिकी होंगी, ताकि हमें वो भी सॉल्व करनी आ जाए। सर जी वो पिछली वाली के आंसर आ रहा है 255 बेस 16। 55 आ रहा है। हाँ जी 0.5 आता है, 37.5 है। इसका इसका कह हाँ रहे जी हैं। सर कितने? हाँ जी 600 डिवाइड बाय 16 आ रहा है 35.5। 37 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सर वो आ रहा है 37.5। नहीं नहीं नहीं, इसको यूं कर लेना। अगर आप 37 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इसका जो पूरा आंसर आएगा वो 592 आएगा। यस सर 592 आ रहा है। अब ये 592 अगर आप इस 600 से माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। अच्छा चल ये ठीक है। ये असल में ऐसे करना होता है कि आपने ये तो देखे ना, अगर मैं इसको बड़ी डिवीजन परफॉर्म करूँ ना तो इसको ऐसे कर लेते हैं। इसको 16 से करेंगे। आप 16 से जब करेंगे ना तो 37 जो आंसर आएगा 37 वो 592 होगा। अब इसमें से 8। अब असल में इस छोटी डिवीजन, इसे हम छोटी डिवीजन नॉर्मली कह रहे होते हैं, इसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। एक ये जो क्वोशंट होता है इसको हम क्वोशंट बोलते हैं, और एक ये जो रिमाइंडर होता है, इन दो में हम इंटरेस्टेड होते हैं। तो क्वोशंट हम यहाँ लिख देते हैं और रिमाइंडर हम यहाँ लिख देते हैं। तो आई होप इससे अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। जी सर। ओके जी, अब एग्जाम्पल तीसरी एक हम करते हैं। किसी ने हमें कहा कि ये 1228 ये बेस 10 में है, तो आप बताइए कि बेस 16 में किसकी इक्वल आएगी? तो किसकी इक्वल आएगी जी? तो हम इसके लिए डिवीजन परफॉर्म करते हैं। हाँ जी, 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी? आप डिवाइड करके बताइए मुझे। क्वेश्चन क्या आएगा? अगर मैं इस नंबर को 16 से डिवाइड करूंगा तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा? 307। 307? हाँ जी सर बाय 4 है, नहीं, देख लो। रिमाइंडर 4 है। हाँ जी दोबारा करो डिवीजन। नहीं, आप इस 1228 को 16 से डिवाइड करो। जी सर अगर पॉइंट्स में जाते हैं 76.75 है। हाँ, अब ये जो 76.75 है ना, इसमें से हमने सिर्फ ले लेना है 76 को। ठीक है, हाँ तो जी मैंने ले लिया 76 को। ठीक है जी, ये हमारा बन गया क्वोशंट। अब रिमाइंडर क्या बचेगा? तो अब 12 रिमाइंडर कैसे हम फाइंड करेंगे? तो उसके लिए 12 बेस्ट बचेगा। चीज क्या है कि आप 76 को 16 से करो मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा? 1216। हाँ जी, तो ये आएगा 1216। इस 1216 को माइनस कर दो 1228 से, 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। तो ये 12 आ गया। ठीक है जी, बात समझ आ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या करना होता है? सबसे पहले इस 1228 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा। वो नंबर पॉइंट्स में आ सकता है, तो हमने पॉइंट से पहले वाला नंबर देखना है कि वो क्या आ रहा है। वो पहले वाला नंबर जो हमारा होगा ना पॉइंट से पहले, वो हमारा क्वोशंट होगा, वो हमने लिख लिया। और फिर हम देखेंगे कि अच्छा रिमाइंडर क्या बनेगा। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 76 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उस आंसर को ओरिजिनल नंबर से माइनस कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब 76 को हम मजीद 16 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आंसर आएगा?
अब क्वेश्चन क्या आएगा? 4 4 4 12 4 और 12। अब अगेन हमारा क्वेश्चन 4 और 12 जो है वो हमारा रिमाइंडर आ गया। अब क्या 4 मजीद डिवाइड हो सकता है? क्या 4 16 से मजीद डिवाइड हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। तो हम यहाँ रुक जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि अगर आपको याद हो तो जो हेक्साडेसिमल नंबर्स के हमने डिजिट्स की जब बात की थी, तो उस टाइम पर हमने ये कहा था कि जो हमारे यूनिक डिजिट्स होते हैं, वो कुछ यूनिक डिजिट्स जो होते हैं वो सिंगल डिजिट वाले होते हैं। तो अब इसमें हमारा ये जो नंबर 12 आ रहा है, तो इसको असल में हम 12 कंसीडर नहीं करेंगे। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? अगर आपको याद हो तो हमारे हेक्साडेसिमल में 10 के बाद ए बी सी डी ई सी और एफ आते थे। तो जो जो हमारा ए था वो 10 के इक्वल होता था, जो बी था वो 11 के, सी 12 के, डी 13 के, ई 14 के और एफ जो है वो 15 के। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो प्रोसीजर हमने डिफाइन किया था, ये सीखा था, इसके मुताबिक हमारा ये जो 12 है, दिस इज इक्वल टू सी। सी तो इसको हम 12 नहीं कहेंगे या 12 नहीं लिखेंगे, इसको हम असल में सी लिखेंगे। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ 12 लिख लिया है, बल्कि लेकिन अदरवाइज हम इसको 12 नहीं लिखेंगे, बल्कि इनमें से कोई एक सिंबल लिखेंगे। अब मैं यहाँ से ये नंबर्स इनको रीड करना शुरू करूंगा और लिख दूंगा। तो हमारे केस में क्या आएगा जी? 4 सबसे पहले आ गया, और फिर क्या आएगा? सी, और फिर दोबारा सी। तो ये हमारे पास नंबर बना, और इस नंबर के अंदर जो हमारे पास ये यूनिक डिजिट्स हैं, ये सी दो दो सी जो हैं ये सेपरेट यूनिक डिजिट्स हैं, और सी इटसेल्फ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सी असल में इस 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सी असल में एक नंबर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी की अपनी कोई खास वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया जी? अच्छा, और हमने एक दफा ये भी पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी होता है कि इसी नंबर को, जो कि 4 तो जी सी, कोई भी इस नंबर को हम 0x के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसके साथ 0x अगर लिख दूं तो इसका मतलब भी यही है कि ये हेक्साडेसिमल है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप? सर कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं? नहीं, कोई भी वेरिएबल नहीं। ये जो 4 है ना, ये जो 5 है, ये 5 ए बी, बल्कि 6 हैं, ए बी सी डी ई एफ, इन्हीं में से ठीक कोई है लिख सर। सकते हैं। और वो भी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने थैंक यू सर। ए से लेके एफ तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं, हमने इनके लिए एक खास वैल्यू रखी हुई है, 10 से लेके 15 तक। क्योंकि सिर्फ इन्हीं के लिए ये खास वैल्यू रखी हुई है, इसलिए हम सिर्फ इन्हें ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई और नंबर सिस्टम हो जो कि आपने खुद बनाया हुआ हो, आप कहें जी मैं एक नंबर सिस्टम बनाऊंगा और उसकी बेस 20 होगी, और उसका आप नाम अपनी मर्जी से रखें। अब उस केस में जब आप 10 से 20 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो आप कम से कम 11 ऐसे अल्फाबेट्स लेंगे, जो ए से लेके ऑनवर्ड 11, जो जितने भी 11 आपके अल्फाबेट्स बनते हैं वो सारे ले रहे होंगे। लेकिन वो जाहिर है वो एक कम्प्लेक्स चीज है, आपको वो चीजें अभी उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, एक और थोड़ी छोटी सी एग्जांपल करते हैं। जी जनाब, तो ये क्या होगा इस केस में? हम 75 62 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा जी? बताइए।
हाँ जी, क्वेश्चन क्या आएगा बताएं। 472 472 जी बिल्कुल, 472 आपका क्वेश्चन आएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा? 10 10। गुड। ये सबको समझ आया कि ये कैसे आ गया? कि ऐसा बंदा जिसको ये नाम पता चले कि ये कैसे आया। यस सर। आई होप सबको पता चल गया होगा ये कैसे आया, कि ये क्वेश्चन कैसे आया और ये रिमाइंडर कैसे आया। अब हम इसको मजीद डिवाइड करते हैं 16 से। तो अब क्या आएगा जी क्वेश्चन? 29 गुड, 29 और रिमाइंडर 8 8। वेरी गुड। अब फिर 29 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर कितना? 13 13। वेरी गुड 13 जी। तो ये 13 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, तो अब इसमें हमने एक तो नंबर्स को पढ़ना शुरू किया। तो अब चूंकि 1 से मजीद डिवाइड नहीं हो सकता तो हम यहाँ रुक गए। अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ दो ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो 2 डिजिट्स में है। तो हमें किसी तरह इस 2 डिजिट वाले नंबर को एक सिंगल अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है। तो 8 को तो कोई मसला नहीं है, 10 और 13 को हम अब अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमने ये पिछला जो पेज देखा था, इस पे हमने देखा था कि हर एक के अपने अपने जितने भी नंबर्स हैं हर एक का अपना अपना कोई अल्फाबेट है। तो अब इस हमारे केस में जो 10 है ये ए के बराबर है। तो हम कहेंगे जी, हम जब हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे तो हम वहाँ 10 नहीं लिखेंगे बल्कि 10 की जगह ए लिखेंगे। इसी तरह जो 13 नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो ये बात क्लियर होगी कि ये 10 ए में कन्वर्ट हो गया और 13 जो है ये डी में कन्वर्ट हो गया। अब हमने यहाँ से ये नंबर्स को पढ़ना शुरू किया और फिर लिखना शुरू कर दिया। तो अब सबसे पहले तो ये 1 आया, ये लिख दिया। फिर 13 आना चाहिए लेकिन 13 की बजाय हम डी लिखेंगे, डी लिख दिया। फिर उसके फौरन बाद ये 8 आता है, 8 लिख दिया। फिर उसके बाद ये 10 आता है लेकिन 10 नहीं लिख सकते, 10 की जगह हम ए लिखेंगे। तो ये नंबर हमने ऐसे लिख दिया। और इसी नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 डी 8 ए और इससे पहले यहाँ 0x, इसको x जैसे मर्जी लिख लें, 0x 1 बी 8 ए। या तो आप बेस ऐसे लिख लें इस फॉर्म में, ये भी ठीक है, या ये जो 0x है ये भी असल में बेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस 16 को। ये 0 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये x है, ये जो इंग्लिश वाला x होता है ये वो है। तो ये 0x इसका मतलब है हेक्साडेसिमल। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। सर ये बी किस तरह है? हाँ सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी, ये बी नहीं है डी है, ये डी है। इसको मैं दोबारा ठीक। लिख लेता हूँ कि ये 0x 1 डी 8 ए। थैंक यू फॉर करेक्शन, ये 0x ठीक है 1 डी 8 ए है। ठीक है जी। सर ये सिर्फ 16 को 0 और x लिखते हैं ना? हाँ जी, जो जो सिर्फ बेस है ना 16 की बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 0। जी, ये सिर्फ 16 यस जो सर। बेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 0x लिखते हैं। बाकी किसी भी के लिए भी ये ऐसा ओके सिंबल सर। यूज नहीं होता। ओके जी, हमारी अगली जो कन्वर्जन है जो कि नंबर 6 पे है, दिस इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इससे जो रिवर्स वाली थी वो हम पहले कर चुके थे, ये बल्कि उसका जो हम पहले कर चुके हैं जो उसका रिवर्स है कि अभी हमें बेस 10
में जाना है कि हमें किसी ने कोई एक नंबर दिया हुआ है बेस 16 में, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसी बेस 10 वाले नंबर में। तो अभी की हमारी ये टास्क है। अच्छा, जो एग्जांपल्स हमने पहले की हैं उसमें चूंकि हमने उनको 10 से 16 में कन्वर्ट किया था, तो मैं वही एग्जांपल्स ले लेता हूँ और उन्हीं को हम रिवर्स प्रोसेस उस पे अप्लाई करते हैं। तो उससे हमें एक तो ये भी कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ जी, जो हमने इससे पहले कन्वर्जन्स की थी वो सारी ठीक हैं, उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरह हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है कि हमें किसी ने कहा कि 3 1 एक नंबर है, ये बेस 16 में है, आप इसका इक्विवेलेंट डेसिमल बताइए कि ये क्या होगा। तो ये कैसे होगा? ये जैसे हमने इससे पहले भी जब हमारा बाइनरी नंबर या ऑक्टल नंबर होता था, तो उसको जब भी हमने डेसिमल में लेकर जाना होता था, तो हम उसका रिवर्स प्रोसेस जब अप्लाई करते थे, तो अगर जैसे हमने यहाँ ये किया था कि ये जो कन्वर्जन हमने की थी डेसिमल से हेक्सा में जाने के लिए, तो हमने इसमें डिवीजन परफॉर्म की है। तो जैसे हमने इस केस में डिवीजन परफॉर्म किया, तो डिवीजन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या हो सकता है? वो क्या होता है जी? डिवीजन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्ट। हाँ जी, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमने डिवीजन परफॉर्म की थी, तो हम जब दूसरी कन्वर्जन इसकी 16 से 10 में कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अब वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी वो हमने इससे पहले देखी भी हुई है कि हमने ये देखा था कि किसी भी नंबर में हर डिजिट का अपना एक वेट होता है। हर डिजिट का अपना एक वेट होता है। इसका मतलब है कि इस केस में ये जो 3 1 है, इस 3 1 में ये जो 1 है इसका भी एक वेट है, और ये जो 3 है इसका भी एक वेट है। तो ये जो 1 है इसका वेट है जी इस केस में 16 की पावर 0, और जो 3 है इसका वेट है 16 की पावर 1। ये बात सबको क्लियर हुई है कि जिस तरह ये एक डेसिमल नंबर होता है कि लेट से कोई भी जो हमारे पास एक डेसिमल नंबर होता है, लेट से 49 एक नंबर है, तो हमें पता है कि ये जो 9 है इस इसका वेट 10 की पावर 0 है, और ये जो 4 है इसका वेट 10 की पावर 1 है। तो जैसे हमें ये पता है कि हेक्साडेसिमल में या सॉरी डेसिमल नंबर्स में हर नंबर का एक वेट होता है और वो 10 की पावर्स में होता है, इसी तरह जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें हमारे जितने भी डिजिट्स होते हैं, नंबर्स के जितने भी डिजिट्स होते हैं, हर एक का वेट होता है, और वो वेट 16 की पावर्स में होता है। तो हम जब भी ये कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं तो हम हर डिजिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सबको ऐड करके हमारे पास फाइनलाइज्ड आंसर आ जाता है। तो अब इस केस में हमें क्या करना होगा? हमें ये जो नंबर 3 1 है इसमें से जो 1 डिजिट है, इस 1 डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके वेट के साथ, और उसका वेट है 10 की पावर 0, प्लस जो अगला नंबर 3 है इसको हम इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो सॉरी टोटल 2 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 दफा ही होगी। तो अब 16 की पावर 0 कितना होता है जी? 16 की पावर 0 कितना होता है? 16 ही होता ना करो जी, 16 की पावर 0 1 होता है सर। 1 होता है। 16 की पावर 1 1, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आंसर 1 आ गया, और 16 की पावर 1 16 ही होता है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है? 48। 48। तो ये आंसर आया 48, और इसमें जब हमने 1 ऐड किया तो ये हमारा 49 आ गया। तो ये जो 49 आया ये किस बेस में है? ये बेस नंबर 10 में है। तो इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने बेस जो 10 49 जो बेस 10 में था, हमने उसको
बेस 16 में कन्वर्ट किया था और 3 1 आ गया था। अब हमने इस एग्जांपल में 3 1 जो कि बेस 16 में है उसको वापस 49 में कन्वर्ट किया और इससे हमारा ये आंसर आ गया। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और सेकंड एग्जांपल थी हमारी, वो थी जी 258। ये अगर बेस 16 में हो तो इसका इक्विवेलेंट बेस डेसिमल में क्या नंबर होगा, इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब इसमें कितने डिजिट्स हैं जी, इसमें 3 डिजिट्स हैं, 8 है, 5 है और ये 2 है। तो अब 3 डिजिट्स हैं तो हर एक का अपना अपना वेट होगा। पहले का वेट ये जो 8 है इसका वेट होगा 16 की पावर 0, अगले का वेट होगा 16 की पावर 1 और उससे अगले का वेट होगा 16 की पावर 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम जहां हर डिजिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 16 की बेस 2 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहां किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, यहां तक सब क्लियर है कि ये कैसे है। हमने सिंपली क्या किया, हर डिजिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या आंसर आएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 ये तो 8 आ जाएगा। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है जी, 80। 16 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है जी 80। वेरी गुड। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256। तो 16 का स्क्वायर हुआ 256, उसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 512। 512। अब इन सब नंबर्स को हमने ऐड कर लिया, 512 में 80 को ऐड किया और 8 को ऐड किया 92 तो हमारे पास 600। कितना है, 600। वेरी गुड। तो हमारे पास जो फाइनलाइज आंसर आया वो बेस 10 में 600 आ गया। तो इस तरह ये हमारा नंबर भी कन्वर्ट हो गया। अब हम अगली एग्जांपल ले लेते हैं। अगली एग्जांपल है जी, कोई हमें कह रहा है कि ये जो 0x4CC है इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होगा। तो ये फाइंड हो सकता है जी, इजी है। जी सर। बिल्कुल हो सकता है। इसमें हमें ये पता है कि 0x का मतलब है कि हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले तो ये जो 3 डिजिट्स हैं इस नंबर के अंदर टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो हर एक का वेट होगा। जो सबसे राइट मोस्ट सी है इसका वेट है 10 की पावर 0, दूसरे सी का वेट है 10 की पावर 1 और 4 जो है इसका वेट है 10 की पावर 10 नहीं 16 की पावर 2। तो इसको फिर हमने जब परफॉर्म किया तो हम कहेंगे जी 4 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई सी 16 की पावर 0। अब आपके ख्याल में क्या जी जो सी हैं ये 16 के साथ या 16 की पावर 0 के साथ या 16 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
क्या सी मल्टीप्लाई हो सकता है? सर नहीं सर, 13 मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, तो असल 12 में सी, ये तो डिजिट्स, ये तो सिंपल अल्फाबेट्स हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमने हेक्साडेसिमल में इनको इनके इक्विवेलेंट नंबर्स के साथ रिप्लेस किया था जब हमने कन्वर्जन परफॉर्म की थी, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे तो हम वापस इन अल्फाबेट्स को इनके नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस सी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सी किसके इक्विवेलेंट है? 12 में 12 के। इसका मतलब ये जो सी है इसको हमें इन दोनों केसेस में 12 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारी जो ये जो नई इक्वेशन, एक हमारी नई इक्वेशन बनेगी 4 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 प्लस 12 16, इसकी पावर मैं 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस ये 12 जो है ये मल्टीप्लाई बाई, और 16 की पावर चूंकि 0 1 के इक्वल होता है तो मैं डायरेक्ट 1 ही लिख देता हूँ। तो अब मुझे बताइए कि ये इसका आंसर क्या आएगा। अब 16 स्क्वायर जो होता है ये 255 256 के इक्वल होता है। सर C13 नहीं होता। जी सर। C13, ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे 12 पास अल्फाबेट्स हैं। A 10 की इक्वल होता है, B 12 की इक्वल, B 11 की इक्वल होता है, C 12 के, D 13 की इक्वल होता है असल में। तो जो D हमारा होगा वो 13 के इक्वल होगा, लेकिन जो C होता है वो 12 के इक्वल होता है। ठीक है जी, कंफ्यूजन क्लियर हुई? ठीक हो गया। ठीक है भाई। ठीक। अच्छा, अब ये जो 16 की पावर तो आ गया 16 की पावर 2 का मतलब है 256। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को, तो हमारा आंसर आएगा 10 24 प्लस ये हो जाएगा 1056, तो सॉरी 1025। 12 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना होता है जी? 192 और प्लस 12। तो अब इसमें हम 12 को भी ऐड कर देते हैं और 10 24 को भी ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो फाइनलाइज आंसर आएगा वो 12 28 आ जाएगा जी। अगली एग्जांपल है जी, किसी ने हमें कहा है कि 0x 1d 8a, इसको कन्वर्ट करें इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में। तो अब उसी तरह सबसे पहले तो हम हर डिजिट को उसके हम देखेंगे कि हर डिजिट का वेट क्या बनता है। तो हम अपनी आसानी के लिए हमेशा कंफ्यूजन से बचने के लिए आप डिफरेंट कलर का एक पेन यूज करें और हर डिजिट को उसका वेट जो है उसके साथ ऐसे लिंक कर दें। 10 का वेट होगा जी 16 की पावर 0, 8 का वेट है जी 16 की पावर 1, डी का वेट है 16 की पावर 2 और इस 1 का वेट है 16 की पावर 3। तो अब हम इनको ऐसे लिख देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। 1 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 3 प्लस टी मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 प्लस 8 16 की पावर 1 प्लस ए 16 की पावर 0। तो अब इस केस में हमने फिर से देखा कि इस केस में डी और ए हैं, तो हमें इनका इक्विवेलेंट नंबर चाहिए होगा। तो ए का इक्विवेलेंट नंबर होता है जी 10 और डी का इक्विवेलेंट नंबर होता है 13। तो जब हम इसको यहाँ दोबारा लिखते हैं तो हमारे केस में ये आ जाएगा जी 16 की पावर 3 प्लस 13 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 10 इंटू 16 की पावर 0। हाँ जी, अब मुझे बताइए क्या आंसर आएंगे। सबसे पहले तो इसका बता दें कि 16 का क्यूब कितना होता है। जी 4096 4096 प्लस
ये क्या आएगा, 16 का स्क्वायर तो होता है 256, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13 को, तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा 3328। 3328, वेरी गुड। और फिर 16 मल्टीप्लाई भी 8 कितना होता है? 128, 1228। 128 आ गया, और ये 1 होता है, ये 16 की पावर 0 1 होता है, 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। अब इनको हम करेंगे ऐड, तो सर ये सबसे ऊपर जो 16 की पावर 3, 16 की पावर 2, 16 की पावर 1, ये वाले, सर ये किस तरह है? यस सर। हाँ देखिए ना, हम थोड़ी सी एग्जांपल, ये मैं इधर साइड पे ना ऐसे कर लेता हूँ। मुझे अपना रोल नंबर बताओ। 4835। 4835। आप मुझे ये बताओ, ये कौन यस से सर। नंबर सिस्टम में आपने, आपका ये नंबर है, ये जो रोल नंबर है, ये कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता होल नंबर नेचुरल। है? नहीं, ये कौन से नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट हुआ है आम जुबान में? ये जो रोल नंबर है हिंद ये, से। नहीं, ये कौन सी बेस में है? ये बेस 10 है, 20 है, 2 है? बेस, बेस तो लिखा नहीं है। हाँ, तो ये जब बेस नहीं लिखी होती ना, तो फिर हमें, हमारे लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सी बेस में है। उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हम आम दुनिया में, रियल लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? हम आम जिंदगी में हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो जितने भी हम पैसे काउंट यस करते सर। हैं, जितने भी हम लोगों को काउंट करते हैं, काउंटिंग करनी होती है, वो सारी बेस 10 में होती है। तो जो आपका रोल नंबर है, ये भी कौन सी बेस में है? ये बेस नंबर 10। ये 10 में है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या इसको मैं यूं पढ़ सकता हूँ, आपका जो रोल नंबर है ये असल में 4835 है? यस सर। हाँ, तो इसको मैं ऐसे क्यों कह सकता हूँ? इसको मैं इस 4 को मैंने 4000 क्यों कहा है? 8 को मैंने 800 क्यों कहा है? 3 को मैंने, इस 3 को मैंने 3 क्यों नहीं कहा, बल्कि 35 का 30 का है? इस 3 को मैंने 30 का है, और इस 5 को मैंने 5 का है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि मैं कहता हूँ ये जो 5 है, ये 10 की पावर, इसका वेट है 10 की पावर 0। अच्छा। क्या मैं यूं कह सकता हूँ कि ये जो 4 है ना, ये असल में 4000 है, प्लस यस सर। ये जो 8 है ये 800 है, प्लस ये जो 3 है ये 30 है, और प्लस ये 5 है। ऐसा ही यस है। सर। तो ये जो 5 है, ये 5 कैसे आया? ये 10 की पावर 0 के साथ आया, इसका वेट 10 की पावर 0 है। तो ये 3 है, ये 30 कैसे बन गया? इसका मतलब है ये किसी तरह मल्टीप्लाई हुआ है 10 के साथ, 10 की पावर 1 के साथ यस मल्टीप्लाई सर। हुआ है। और ये जो 8 है, ये 800 कैसे बन गया? इसका मतलब ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और 100 को हम 10 की पावर 2 भी लिखते हैं। और जो 4 है, ठीक है सर, सही ये बस समझ आ 1000 गई। कैसे बन गया? ये 10 की पावर 3 से बन गया। तो ये क्या है? दीज आर वेट्स ऑफ दीज डिजिट्स। तो जिस तरह आम ठीक है सर। डेसिमल नंबर सिस्टम में हर डिजिट का एक वेट होता है, इसी तरह हर नंबर सिस्टम के अंदर उस जो भी नंबर रिप्रेजेंट हुआ होता है उसका कोई ना कोई वेट होता है। तो ये हमने उन वेट यस को सर। इसके साथ असल में मल्टीप्लाई किया है। अभी हमने ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन, सेम रहेगा? जी क्या कह रहे हैं? ये जो वेट है हमेशा सेम रहेगा, ये 16 जो आपने बताया है? अगर आप हेक्साडेसिमल की बात करेंगे, बेस 16 की बात करेंगे, तो वेट 16 की पावर में आएगा। अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो वेट 10 की पावर में आएगा। अगर आप बाइनरी की बात करेंगे तो वेट 2 की पावर में आएगा। और अगर आप ऑक्टल की बात करेंगे तो वेट 8 की पावर में आएगा। हेक्साडेसिमल और के केस में हमेशा 16 रहेगा, ऑक्टल के केस में हमेशा 8 रहेगा, बाइनरी के केस में हमेशा 2 रहेगा 2, और डेसिमल के केस में हमेशा 10 रहेगा।
ओके जी। अब ये जो नंबर्स हमने सारे निकाल लिए थे, अब हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 96 में हम 338 को ऐड कर देते हैं और फिर उसमें हम 128 को ऐड कर देते हैं और लास्ट में हम 10 को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास जो आंसर है वो 7 5 6 2 आ गया और ये बेस नंबर 10 में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह ये हमारी ये कन्वर्जन हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो भी पूछ सकते हैं आप। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लें। तो ये कन्वर्जन कंप्लीट होने के बाद हम ये चार्ट दोबारा देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हमने ये जो डेसिमल से हेक्सा में और हेक्सा से वापस डेसिमल में जाने की ये जो कन्वर्जन नंबर 5 और 6 थी, ये हमने परफॉर्म कर ली है। अब हम इससे आगे जो डिफरेंट कन्वर्जन हैं हम उनकी तरफ मूव करने के काबिल हो गए हैं। ठीक है जी। तो अभी हम जो मजीद कन्वर्जन्स परफॉर्म करेंगे वो हम ऑक्टल और बाइनरी वाली के इन दोनों में ऑक्टल और बाइनरी इन की कन्वर्जन देखते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई अगर बाइनरी नंबर है तो बाइनरी ऑक्टल में कैसे जाएगा, या पहले ये देख लें या पहले चलें हम ये देखते हैं कि पहले ऑक्टल बाइनरी में कैसे जाएगा और फिर बाइनरी ऑक्टल में कैसे आएगा। तो ये 7 नंबर है और इसका जो रिवर्स है वो 8 नंबर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्टल से बाइनरी में हमारी कन्वर्जन कैसे परफॉर्म होगी। ओके जी, ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्जन। अच्छा, ये कन्वर्जन करने से पहले हमें कुछ चीजें थोड़ी सी रिवाइज करनी है और वो कौन सी चीजें हैं जी जो रिवाइज करनी है, वो ये है कि आपको याद है जी ऑक्टल नंबर में कौन कौन से डिजिट्स होते हैं। ऑक्टल नंबर में कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, याद है किसी को? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 एंड 7। ये 8 डिजिट्स होते हैं हमारे किसी भी ऑक्टल नंबर के अंदर। अच्छा, अब आपके ख्याल में आपको याद है कि अगर हम इन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो उनका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि 0 की बाइनरी क्या होती है तो आप बता सकते हैं कि 0 की बाइनरी क्या होती है? कोई बता सकता है जी? 0 की बाइनरी क्या होती है? अच्छा, नहीं बता सकते, चलें ये 2 × 0। अच्छा नहीं। अच्छा, 7 की बाइनरी क्या होती है जी, बता सकते हैं? अगर हम थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम करें ना कि 7 एक हेक्साडेसिमल है, सॉरी 7 एक डेसिमल नंबर, तो 7 को मैं यहाँ राइट साइड पे इसकी डिवीजन परफॉर्म करता हूँ। तो 2 से अगर मैं इसको, क्योंकि मैंने बाइनरी में जाना तो मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2, तो क्वेश्चन क्या आएगा जी? 3 आएगा 1 1 और 1 और ये 1, और इसको मजीद मैं जब 2 से डिवाइड करें तो आंसर 1 और 1। तो इसको मैं जब यहाँ से रीड करूंगा तो ये 1 1 1 ये बाइनरी में आ गया। ठीक है, ये जो मेरी बाइनरी आई है ये मुझे, अच्छा मुझे ये बता दें, ये मेरे पास 7 की जो बाइनरी आई है
बाइनरी कितने डिजिट्स में है, ये वाली बाइनरी कितने डिजिट्स में है? इस बाइनरी के कितने डिजिट्स हैं, ये मुझे बता दें। 3 है सर। 3 है। इस बाइनरी के हैं जी 3 डिजिट्स। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, ये जो 7 है, ये जो हेक्स ऑक्टल में 7 है, ये मैक्सिमम कितनी बाइनरी डिजिट्स की जरूरत होती है, कितनी बिट्स की जरूरत होती है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये जो आप हमने ये क्लास में एक दफा पढ़ा भी था कि ये जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, इन बाइनरी डिजिट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? बिट्स। बाइनरी डिजिट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में बिट्स लिखते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 7 है ना, ये 3 बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या ये मेरी बात आपको समझ आती है कि 7 को जब Yes. हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये 3 बाइनरी डिजिट्स बने, और बाइनरी डिजिट्स को शॉर्ट फॉर्म में हम बिट्स कहते हैं। तो इसका मतलब है जो 7 है वो 3 बिट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है। मैक्सिमम इसे 3 बिट्स चाहिए होती हैं, इससे ज्यादा अगर ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यूं लिखता हूं कि ऐसे ये जो 7 है ये 111 बाइनरी में लिखा जा सकता है। अगर जो मैक्सिमम नंबर 7 है ये 3 बिट्स में ये यूं लिखा जा सकता है, तो ऑक्टल का जो सबसे मिनिमम नंबर 0 है, क्या इसको मैं 3 डिजिट्स या 3 बिट्स में लिख सकता हूं? और 3 बिट्स में अगर लिखूंगा तो क्या क्या लिखूंगा? 0 को 3 बिट्स में अगर मैंने 0 लिखना 0 हो 0 तो 0 0 0। तो जैसे मैंने 7 को 3 बिट्स में लिखना हो, 3 बिट्स में बाइनरी डिजिट्स में लिखना हो, तो मैं 3 वंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो हमने ये देखा है कि ये कैसे आ रहे हैं। इसी तरह 0 को अगर मैं 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो 0 0 0 लिख सकता हूँ। इसी तरह 1 को अगर मैं 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 0 0 1 जी, 0 0 1। 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिखूंगा 0 1 0। 3 को क्या लिखूंगा? 0 1 1। और आप ये डिवीजन परफॉर्म करके देख सकते हैं कि ये मैं कैसे ला रहा हूँ। और ये हमने शुरू में बिल्कुल सीखा था कि किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवीजन परफॉर्म करते हैं। 4 की बाइनरी क्या होती है जी? 1 0 0। 5 की बाइनरी कितनी होगी? 1 1 0 1 1 0 1। वेरी गुड। और 6 की बाइनरी है जी 1 1 0 0। सबसे पहले आप हमेशा कोशिश किया आपने ये करनी है कि जब भी आपने ऑक्टल से बाकी किसी और में कन्वर्जन परफॉर्म करनी है, तो आपने ये एक छोटा सा चार्ट सा बना लेना है। एक छोटा सा टेबल ऐसे बना लें, चार्ट बना लें, टेबल बना लें, वट आप इससे जो मर्जी कह लें, ये बना लें जिससे आपको ये पता चल जाए कि 0 को अगर मैं 3 बिट्स में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 1 को 3 बिट्स में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 2 को 3 बिट्स में लिखना चाहूँ तो तब क्या होगा, 3 को 3 बिट्स में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 4 को, 5 को, 6, इन सब को 3 बिट्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो उनकी बाइनरी क्या होगी। ये हमने इसलिए लिखी कि जब भी हम ऑक्टल से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे किसी बड़े नंबर की, ये तो अभी एक एक डिजिट का नंबर था जिसकी हमने बाइनरी कन्वर्ट की है, और ये हमने 2 से डिवाइड करके परफॉर्म किया है। लेकिन जब हमारे पास एक बड़ा नंबर आएगा जो कि ऑक्टल की फॉर्म में होगा, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो उसके लिए हमें ये चार्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और हमें फायदा देगा, और हम फौरन फौरन उसकी कन्वर्जन परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएंगे। ये जो ऑक्टल में जब भी हमने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन करनी है, तो जो सिंपल हमारे सिंगल डिजिट वाले जितने भी नंबर्स हैं, हम उनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं अपने पास। और ये ज़ाहिर है इस तरह डिवीजन परफॉर्म करके भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपको ये याद हो जाए तो ये और भी अच्छी बात होती है, आसान आसान हो जाएगा। लेकिन याद होने का मतलब ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो हम आपके पास याद करने की और फिर उसको फटाफट कैलकुलेट करने की, क्योंकि टाइम कम होता है,
तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इस तरह ना एक छोटा सा टेबल बनाकर अपने पास रख लें कि अगर ऑक्टल में नंबर्स होंगे तो हम उनको बाइनरी में 3 डिजिट्स में ऐसे लिख सकते हैं। तो इस टेबल को फिर यूज करते हुए हम आगे किसी भी ऑक्टल नंबर को बड़े इजीली इस किसी भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल्स आपके सामने करूंगा तो आपको फौरन चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो एग्जांपल हम पहली परफॉर्म करते हैं। तो अब इसमें हमें किसी ने ये कहा कि आप ये नंबर ले लें, ये नंबर जी ऑक्टल की बेस 10 होती है, तो आप बताइए कि ये बाइनरी में किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका यही है कि हम ये कहेंगे कि अच्छा ऐसा करें कि आप ये पता करें कि हर जो डिजिट है इस ऑक्टल में, हर डिजिट जिस तरह 1 है, 2 है और 3 जो है, ये 3 बिट्स में कैसे लिखा जा सकता है, कि ये 3 बिट्स में कैसे लिखा जा सकता है। तो उसके लिए ये चार्ट हमें हेल्प कर सकता है। तो अब हमें 3 की भी बाइनरी चाहिए, 2 की भी चाहिए, 1 की भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस साइड से लिख लेते हैं। तो 1 की बाइनरी 3 बिट्स में कितनी है? 0 0 1। तो हम यहाँ लिख देते हैं जी 0 0 1। क्या किया मैंने? हर डिजिट का, ऑक्टल का हर डिजिट, उसमें से एक डिजिट पिक किया, उस एक डिजिट का मैंने 3 बिट्स में बाइनरी नंबर लिख लिया। इसका मतलब ये जो 1 है, इसको जब हम 3 बिट्स में लिखेंगे, ये 3 बिट्स में लिखना जरूरी है, 3 बिट्स में लिखेंगे तो ये 0 0 1 आ गया। अब 2 जो है, 2 की बाइनरी क्या होगी वो हमें इस चार्ट ने बताई है कि 2 की बाइनरी है जी 0 1 0। तो हमने यहाँ लिख लिया 2 जो है वो 0 1 0 को इक्वलेंट है। और 3 की बाइनरी क्या है? इस चार्ट के मुताबिक या टेबल के मुताबिक 3 की बाइनरी 0 1 1 है। तो हमने यहाँ 0 1 1 लिख दिया। यहाँ ये कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कि ये हमने कैसे लिखे हैं? आई होप ये सबको क्लियर हो चुका होगा। असल में सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि आपको किसी तरह ये पता चल जाए कि ऑक्टल के हर डिजिट की बाइनरी क्या होगी, वो भी 3 बिट्स में। ये सबको पता चल गई है? यस सर। अच्छा, जैसे ही हमें ये पता चल गया ना, अब तो कहानी बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब सिंपली हमने क्या करना है, इनको कंबाइन करके लिख देना है। तो मैं यहाँ इक्वल लगाऊंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा जी 0 0 1, और फिर ये इधर कंबाइन कर दिए 0 1 0, और फिर 0 1 1। ये जब मैंने कंबाइन करके लिख दिया तो ये मेरी इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू आ गई कि 1 2 3 जो कि ऑक्टल में लिखा हुआ है, इसकी बाइनरी ये आ जाएगी। सिंपल, कितना इजी है? यस सर, इजी है। यस सर। ये बहुत इजी है। ये बस इसके लिए जरूरी क्या है, अगर आपको ये वाला जो टेबल है ये आपके सामने है तो फिर तो समझें कि सारा कुछ ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। सर ये मेंशन हो गई या हमें याद रखनी पड़ेगी ये? ये वैसे अगर आपको याद कर लें तो ठीक है, अदरवाइज आप एक पेज पे लिख लें, ये खुद से लिख सकते हैं आप। और ये पहले से लिख लें, ये मैं पेपर में नहीं दूंगा, ये आपके पास पहले से मौजूद होना जरूरी है। ये आपको खुद अपने पेजेस पे लिखना होगा। ठीक है जी, ओके जी, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा शाहजेब, अपना आईडी बताएं जरा मुझे, रोल नंबर बताएं। सर 4439। 4439 जी। अच्छा मैथ 39।
अच्छा, अब ये प्रॉब्लम होगी, इसको अब 3 7 कर दें। 5 to 10 इसको मैं 3 7 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अच्छा, अब मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि ये जो नंबर है ये ऑक्टल में है, ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो अब हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है किसी तरह इसके बाइनरी नंबर के अंदर। तो अब ये हम कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरह आप हर डिजिट का बाइनरी नंबर जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 4 का बाइनरी नंबर लिख लेते हैं। तो क्या ख्याल है जी, 4 का बाइनरी नंबर क्या है? 100. 4 का बाइनरी नंबर है जी 100। अब सर अगर पेपर में 8 या 9 आ गया फिर क्या करेंगे? अगर पेपर में 8 या 9 आ गया और नीचे बेस 8 लिखी हुई, आप सीधा सीधा एक जुमला लिख देंगे कि ये नंबर ऑक्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, इसलिए इसकी कन्वर्जन हो ही नहीं सकती। ओके ठीक है सर। ठीक है, कि मैं बल्कि यहाँ यस सर। कि अगर अगर किसी ने जानबूझकर आपको ये लिख दिया कि 4439 है जी, और ये ऑक्टल में है, ये बेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने बेस 8 लिख दिया ना, तो आप कह देंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टल दिस नंबर इज इनकरेक्ट, ये गलत नंबर है, इसलिए इसकी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने यूं लिख दिया कि ये 4439 है लेकिन बेस 10 है, तो अब इसकी कन्वर्जन पॉसिबल है, क्योंकि बेस आपकी चेंज होगी। अब बेस 10 जो है, बेस 10 के अंदर ये 9 डिजिट कर सकता है, इसकी कन्वर्जन है। ओके जी, तो अब जो अगला हमारा डिजिट है 4, अब जो हमारा अगला डिजिट है 4, इसकी भी बाइनरी यही होगी 100। और जो हमारा 3 है, 3 की बाइनरी क्या होगी जी? 011. जी 011। और जो 7 है उसकी बाइनरी क्या होगी? इसकी है 111. जी 3 दफा या 111। तो ये हमने लिख लिया, ये हमने अपनी आसानी के लिए अलग-अलग लिख लिया ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ जी, हमने किसी किस्म की गलती नहीं की। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन सारी जो भी बाइनरी या बिट्स हैं, बाइनरी डिजिट्स जितने भी, इनको कंबाइन करके लिख दें। वो कंबाइन कहाँ से करना है? इधर लेफ्ट साइड से आप लिखना शुरू कर दें। 100, फिर अगला 100, फिर 011 और 111। इसमें कोशिश ये करनी है कि किसी भी बिट को छोड़ना नहीं है, चाहे 0 जितनी दफा भी आ जाए, 1 जितनी दफा भी आ जाए, किसी को छोड़ना नहीं है आपने। इस तरह करके ये आपका बाइनरी में नंबर कन्वर्ट हो गया। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब किसी ने हमें कह दिया कि अच्छा ये एक नंबर है जी 600, नहीं ये भी गलत लिख दिया मैंने, 6006 ये 8 में है और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमें बता दें। हाँ जी, कैसे बताएंगे? हमें पता है जो 6 है, 6 का एक बाइनरी होगा, फिर इसी तरह इस 0 का एक बाइनरी होगा, फिर इस 0 का एक बाइनरी होगा, फिर इस 6 का अपना एक बाइनरी होगा, और इस 5 का अपना एक बाइनरी होगा। हाँ जी, 6 का बाइनरी क्या है? 110. 110 जी।
1110। हाँ जी, ये हो गया। उसके बाद जो अगला जीरो है, जीरो की बाइनरी क्या है? 000। 000। उससे अगला जीरो, उसका भी 000। जो अगला 6 है उसका है जी 110 110। और जो 5 है इसकी बाइनरी क्या है? 101। 101। ठीक है जी। अब सिंपली इसको कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन कर देंगे कि 110 और 000, ये वाला लिखा। फिर साथ ये, अब इसमें देखें मैंने एक भी जीरो या एक भी वन नहीं छोड़ा, मुझे सारे का सारा कंसीडर करना है। 101, ये हमारी टोटल बाइनरी आ गई। हाँ, बस ठीक है जी। तो इजी है। अब कोई और एग्जांपल आप बता दें, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपकी फरमाइश पे एक आदि हो जानी चाहिए जी। सर अगर लास्ट में 8 भी हो तब भी वही चीज लिखनी है जैसे 9 के उसमें लिखनी है कि ये इनकरेक्ट होगा। हाँ जी, क्योंकि देखे ना 8 जो है, ऑक्टल में 8 डिजिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो भी डिजिट इसमें कहीं भी कोई ऐसा डिजिट आ जाए जो इस नंबर सिस्टम में आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है नंबर इनकरेक्ट है। कि किसी ने ऐसे लिख दिया कि कोई कहे कि अच्छा ये 6 7 8 5 6 है और ये बेस 8 में है, तो आप बता दें इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। तो आप क्या कहेंगे? आप सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कोई ऐसा डिजिट तो नहीं है जो 8 से या 8 के बराबर, 8 से बड़ा या 8 के बराबर ना हो। तो हमने कहा जी 6 भी ठीक है, 8 7 भी ठीक है, लेकिन जो 8 है ये तो इस 8 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये जो ऑक्टल नंबर है ये इसमें 8 डिजिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे कि सिंस दिस नंबर contains digits equal or more than 8, कि भाई ये नंबर जो है ये कंटेन कर रहा है इक्वल या मोर, कि इक्वल या उससे ज्यादा किससे? 8 से। तो इट्स मीन दिस इज इनकरेक्ट नंबर according to octal नंबर सिस्टम। हमेशा ये याद रखना है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये नंबर इनकरेक्ट है। लेकिन अगर बेस 16 लिखी हो या बेस 10 लिखी हो तब ये नंबर बिल्कुल ठीक है, तब इसमें कोई इश्यू नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि बेस क्या है। यहाँ जो भी बेस होगी, 16 हो 10 हो कोई भी बेस हो, ये याद रख लें। अगर कोई डिजिट उस बेस से बड़ा या उसके बराबर आ जाए तो समझें वो नंबर इनकरेक्ट है। ठीक हो गया? यस सर, यस सर। बेस 16 दी हुई है और नंबर में एफ आ जाता है तो इसका मतलब है तब भी हमने यही स्टेटमेंट लिख देनी है कि तब इट्स भी इक्वल और यही, मोर देन। हाँ जी, यस क्योंकि सर। 15 जो है वो एफ के इक्वल आ जाता है, तो और एफ भी 15 है तो वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यस हमेशा डिजिट इस बेस से छोटा होना चाहिए। बस ये याद रखें, हमेशा डिजिट बेस से छोटा होना चाहिए, तो तभी ये चीजें करेक्ट होंगी। ओके जी, ये तो हमने कन्वर्जन परफॉर्म कर ली कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे जाएंगे। अब हमारी अगली कन्वर्जन है कन्वर्जन नंबर 8। वो है जी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन।
यानी कि जो हमने पहले किया है उसका रिवर्स प्रोसेस हमने करना है कि हमें कोई बाइनरी दे देगा, कोई हमें बाइनरी दे देगा कि एक नंबर है जी, ये बाइनरी में है और आप इसको किसी दूसरे नंबर जो ऑक्टल में है उसमें चेंज करें। तो क्या ये कर लेंगे आप? क्या ख्याल है, कर लेंगे? जी सर। अच्छा, कैसे? चलें एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें फिर से चार्ट की जरूरत पड़ेगी उसी तरह, तो हम वो चार्ट देख लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। अब लेट से किसी ने हमें एक नंबर दिया है, वो कहता है जी ये एक बाइनरी नंबर है और वो क्या हो सकता है, वो है जी 11011। ये नंबर है, तो हमें बताइए कि ये ऑक्टल में किसके इक्वल होगा? हाँ जी, कैसे बताएंगे? 5 और दूसरा क्या आएगा? 5 के इक्वल आएगा। नो सर, अच्छा, इस केस में सबसे पहले क्या करना है आप? 5 6। नहीं, ठहरो ठहरो। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को ऐसे लिख देंगे 11011, ऐसे लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है, इधर से, ठीक है जी, इस साइड से हमने स्टार्ट करना है और 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाते जाना है। राइट जी साइड सर, से ये 33 है। शुरू करना है और 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब ये तो 2 बिट्स हैं, तीसरी तो बिट है ही नहीं, तो इसका क्या करें फिर? इसके पीछे 0। इसके इधर लेफ्ट साइड पे यहाँ 0 अपनी मर्जी से लगा देंगे। याद रखें, इधर इस साइड पे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस साइड पे 0 लगाने से बहुत फर्क पड़ता है। इस साइड पे अगर 0 लग जाए, आपको पता है ना कि अगर ये 1 लिखा हो, इसके मैं इधर लेफ्ट पे 0 जितनी मर्जी लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मैं इसके राइट पे 0 लिखूंगा तो ये 1 से 10 बन जाएगा, और अगर एक और 0 लिखूंगा तो ये 100 बन जाएगा। ऐसे ही है। तो ये कहानी यस सर। बड़ी बदल सकती है। इसलिए लेफ्ट साइड पे हमने एक और 0 लगाया, वो सिर्फ इसलिए ताकि नंबर ऑफ बिट्स पूरी हो जाए। तो चूंकि ये टोटल 5 बिट्स थी, तो इसके लेफ्ट पे मैंने एक 0 लगाई ताकि 3 के जो कॉम्बिनेशन है वो बनाने में आसानी हो। अब तो सबसे पहले क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, 3 के कॉम्बिनेशन बनाए। ये जितनी, अगर ये बड़ी स्ट्रिंग भी हो या बड़ी बाइनरी एक एक स्ट्रिंग आ जाती है, तो उस केस में भी हम यही करेंगे। अभी हम एक बड़ा बाइनरी नंबर लिखेंगे और फिर उस पे यही काम करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम देखेंगे क्या हमारा आंसर क्या आता है। तो अब मुझे ये बताइए कि 011 किसकी बाइनरी है? 3 की। हाँ जी, ये हमारी है 3 की बाइनरी। तो इसको हम यूं लिख देंगे कि डबल भाई 3 याद है। कि ये जो है विद ये बेस 3 की बाइनरी है और ये भी 3 की बाइनरी है। तो इसका मतलब है हमारा जो फाइनल नंबर है वो क्या है, वो है जी 3 इन ऑक्टल 8। इन बेस 8। ये बात समझ आ गई? यस सर। ओके, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और उसमें हम थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं 111 1 0 0 0 0 और फिर 1111, थोड़ा सा ये बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है जी, तो अब हमें इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर को एज इट इज लिख देते हैं कि ये बन गया जी 1 2 3 4, 4 वन्स आ गए, फिर 4 जीरोस आ गए। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा खुला खुला करके जानबूझ के लिखा है ताकि हमारे लिए कॉम्बिनेशन बनाना
आसान हो। और फिर इसी तरह 4 मेरे पास 1 दोबारा आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर से राइट साइड से, अच्छा ये जो कॉम्बिनेशन है वो लेफ्ट से नहीं शुरू करना है, वो हमेशा राइट से शुरू करना है। ये आप में से अगर किसी ने मिस्टेक कर दी तो पूरा पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और 3 बिट्स के हमने कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर दिए। तो अब ये क्या बन गया जी, ये 1 1 का कॉम्बिनेशन, 3 1s का कॉम्बिनेशन बन गया। फिर मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक कॉम्बिनेशन बन गए, ये 3 हो गए। फिर मैंने यहाँ से ये उठाई और इन 3 के कॉम्बिनेशन बना दिए, और फिर मैंने ये जो आखिर में बच गए इनके कॉम्बिनेशन बना दिए। अब इसमें देखें, चूंकि 3 के कॉम्बिनेशन में सारी बिट्स पूरी हो गई हैं, तो अब मुझे यहाँ मजीद जीरोस ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें से ये जो मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन थे, ये किसकी, ये जो बाइनरी है ये किसके इक्विवेलेंट है ऑक्टल में? ये जो 111 है ये असल में किसकी बाइनरी है? 7 अगर देखा जाए तो ये 7 की बाइनरी है, तो ये 7 के इक्वल है। ये 001 किसकी बाइनरी है? 1 ये 1 की बाइनरी है। और ये किसकी बाइनरी है? 100, ये 4 की बाइनरी है। और फिर से ये 7 111 जो है ये 7 की बाइनरी है। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा? 7 4 1 7। अब इसमें अगर आप देखें तो हर डिजिट इस बेस से छोटा है। ठीक हो गया जी, ये आसान थी ना? सर ये आसान है बहुत। ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ आसानी क्या है, एक तो आपने सर एग्जाम्पल टू रिपीट करना सर, एग्जाम्पल टू रिपीट करना सर। जी मैं एग्जाम्पल 2 रिपीट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने ये किया कि हमारे पास ये जो नंबर आता है, इस नंबर को हम थोड़ा सा खुला खुला करके लिख लेते हैं। अगर आपने पहले से खुला लिखा हुआ है तो तब जरूर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं तो मैंने जरा उनको खुला खुला लिख लिया ताकि मेरे लिए पेयर्स बनाना या कॉम्बिनेशन बनाना आसान हो जाए। मैंने ये पूरा का पूरा रिपीट कर दिया। अब मैं इधर राइट साइड से स्टार्ट करूंगा और 3 बिट्स के पेयर बनाना स्टार्ट कर दूंगा, हमेशा 3 बिट्स के। अगर मैं याद रखें, अगर मैं ऑक्टल में जाऊंगा, जब भी मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा, मैं हमेशा 3 बिट्स के पे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन, तो पहले 3 बिट्स इनको कंबाइन कर दिया, अगली 3 बिट्स को कंबाइन कर दिया, फिर उससे अगली 3 बिट्स को कंबाइन कर दिया, फिर उससे अगली 3 बिट्स को कंबाइन कर दिया। अब ये जो मैंने चार्ट बनाया था शुरू में, या टेबल बनाया था जो मैंने कहा था कि ये आपके पास होना चाहिए, अब इस चार्ट की मदद से मैं ये देखूंगा कि भाई इस तरह मेरे पास कुछ बाइनरी नंबर 3 बिट्स के आए हुए हैं, ये ऑक्टल में किसके बराबर है? तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने कहा जी ये जो 111 है, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, ये जो 111 है ये ऑक्टल में 7 के बराबर है। तो मैंने इसकी जगह 7 से इसको 7 लिख दिया। फिर इसी तरह 011 जो है ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है जी? ये जो 011 है ये मेरा ऑक्टल में 1 के बराबर है। इसी तरह 100 जो है, 100 ये ऑक्टल में 4 के बराबर है। इसी तरह फिर 111 आ गया, वो मेरा 7 के बराबर है। तो ये मैंने ऐसे डिफरेंट कलर्स में लिख दिए ताकि मेरे लिए इसको समझना आसान हो। बाद में इन सारे नंबर्स को, ये जो ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए हैं या ऑक्टल नंबर्स मैंने ये लिखे हैं, इनको मैंने कंबाइन करके लिख दिया और कह दिया कि मेरा ये एक ऑक्टल नंबर होगा जो कि इस बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। विलायत समझ आ गई? ये सर समझ आई। चलें, गुड है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि अब आप किसी भी बाइनरी नंबर को बड़े आराम से किसी भी ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, इधर एक छोटे से, अगर क्वाड 0 ये जो दरमियान में है, जी क्वाड 0 हो और जो है ना क्या नाम देते हैं बेस 2 दी हो, जी
और ऑक्टल में कन्वर्जन करनी हो तो तब इसके पीछे 2 जीरो हम खुद ऐड करेंगे। हाँ जी, तब 2 जीरो खुद ऐड कर दे और वो आपका 0 0 एंड पे आंसर आ जाएगा, 0 0 इन 8। 0 0 ही आंसर आएगा। जी 0 0 ही आंसर आ जाएगा 8 में, बेस 8 में। इस तरह भी हो सकता है। वैसे नॉर्मली यस सर सर, जी अगर 0 0 ओनली लिख के 1 हो, फिर आगे। हाँ, अगर ओनली 1 हो, मैं दोनों केसेस आपके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जिस तरह शाहजेब ने कहा कि फर्ज करें ये 4 जीरोस लिखे हुए, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम यही कर सकते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन बनाएं और ये सिंगल रह गया, इसके साथ 2 जीरोस अपनी तरफ से और लगा दें। तो अब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो आप इसे 0 0 इन ऑक्टल लिखें। अब आप चाहे तो 2 दफा 0 लिख लें या चाहे तो एक ही दफा 0 लिख लें, तो इसका कोई, ये दोनों इक्वलेंट है, इनका कोई अलग से कोई मीनिंग नहीं है। 2 जीरोस या सिंगल 0, इनका असल में एक ही मतलब है। और इसी तरह अगर किसी ने कह दिया आपको 1 और ये बाइनरी में है और भाई इसका ऑक्टल बताओ, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर सिंपली आप इस 1 के साथ इसके बिट्स पूरी करने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरोस लगा देंगे। और जब आपने 2 जीरोस लगा ली तो ये किसके इक्वल आ गया, ये अगेन 1 के इक्वल आ गया। तो ये जो 1 है ये कौन सा है, ये ऑक्टल वाला 1 है। तो आप इसे कह दें कि जो बाइनरी में 1 होता है ना, वो असल में ऑक्टल में भी 1 ही होता है, और जो बाइनरी में 0 होता है ना, वो असल में ऑक्टल में भी 0 ही होता है। क्लियर? हाँ जी, बात क्लियर होगी? ठीक हो गया सर। चलो, गुड हो गया। यस सर। अच्छा, हम चार्ट को दोबारा देखते हैं। तो अभी हमने ये वाली कन्वर्जन्स परफॉर्म कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी सिंपल ही है, ये जो बाइनरी और हेक्सा वाली, ये भी साथ ही कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें इधर ही फाइनलाइज हो जाए, क्योंकि ये जो बाइनरी से ऑक्टल में आने जाने वाली स्टोरी है और हेक्सा में, ये आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो ये अगर आज के लेक्चर में ही डिस्कस हो जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। फिर हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम उसको कुछ और उसमें चीज़ें कर लेंगे। अच्छा, अब हम अपनी जो अगली कन्वर्जन है उसको देख लेते हैं कि जैसे हमने ये 8 तक कर ली थी, तो अभी हम ये बाइनरी और हेक्साडेसिमल की जो कन्वर्जन है उसको देख लेते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म हो रही है। और इसमें बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए जो हम कन्वर्जन नंबर यूज कर रहे हैं उसको हम 9 नंबर कह रहे हैं, और अगर हेक्सा से बाइनरी में जाने के लिए, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, हम हेक्सा से बाइनरी में जाने के लिए जो नंबरिंग है उसको 9 कर लेते हैं, और वापस बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए इसको हम 10 नंबर कह देते हैं, ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए, उसी पैटर्न में रहें। तो हमारी कन्वर्जन नंबर जो 9 है वो हो जाएगी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अच्छा, इस केस में भी थोड़ा सा हम ये करेंगे कि जैसे हमने ये, अगर आपको याद हो तो ऑक्टल के केस में हमने ये किया था कि ऑक्टल के केस में हमने जो डिजिट्स थे उनकी इक्वलेंट बाइनरी नंबर लिख लिए थे। इस केस में भी
जो हेक्सा वाला केस है, इस केस में भी हम यही करेंगे कि जो हमारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं हम उनका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिख लेंगे ताकि हमें बाद में कन्वर्जन हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसमें हम लिखते हैं जी हमारे हेक्साडेसिमल के अंदर जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी, 0 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 हो गया, जहाँ हम 7 लिख देते हैं, फिर 8, फिर 9 और 9 के बाद आ जाएगा आपका A, B, C, D और यहाँ हम इधर E लिख लेते हैं और इधर F। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ नंबर्स आ गए। ठीक है, तो ये वो सारे डिजिट्स हैं जो किसी भी एक हेक्साडेसिमल के अंदर आ सकते हैं। अब हम इसका इक्विवेलेंट बाइनरी लिखेंगे। अच्छा, इक्विवेलेंट बाइनरी जो लिखेंगे हर एक की, उनमें से हमें ये पता है कि सबसे मिनिमम हेक्साडेसिमल में जो सबसे छोटा डिजिट होता है या मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वो F होती है। तो F का हमें पता है कि F 15 के इक्वल होता है। तो अब हमें सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि जो 15 है ये कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है, तो मैक्सिमम इसको कितनी बिट्स लग सकती हैं। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इस 5 को 2 से डिवाइड करें, 2 7 are 14, रिमाइंडर 1, 2 3 are 6, ये रिमाइंडर 1 और 2 1 1। तो यहाँ से हम रीड करेंगे, हमारे पास 1 1 1, तो क्वाड 1 यानी कि 4 1s आ जाएंगे 15 के, कि 15 जो हमारे पास डेसिमल था वो असल में 4 1s बिट्स के बराबर है। कि 4 बिट्स का अगर 1 हो तो वो उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो F है जो कि 15 है, इसको हम लिखेंगे 1 1 1, 4 दफा 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है, इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट है या सबसे बड़ी जो वैल्यू जो कि F15 की इक्वल है, उसको हम मैक्सिमम या मिनिमम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 बिट्स, वैसे तो मिनिमम 4 बिट्स इसके लिए काफी हैं, तो 4 से कम नहीं हो सकती, वैसे तो 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 4 मिनिमम हमने ये देखना है कि कम से कम कितनी बिट्स लगेंगी इस F को रिप्रेजेंट करने में, तो वो 4 लगेंगी। तो इसका मतलब है कि जैसे हमने पिछले केस में, ऑक्टल के केस में हर डिजिट को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट किया था, हेक्साडेसिमल के केस में हमें हर डिजिट को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो अब मैं इसी तरह ये जो 0 है इसको 4 बिट्स में लिखूंगा। पिछले केस में हमने 3 में लिखा था। ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि ऑक्टल के केस में आप हमेशा 3 बिट्स में लिखेंगे। सर ये 15 के आगे क्या लिखा है? ये 15 के आगे 111 लिखा है मैंने। 111 नहीं, 4 1s, 4 1s, 1 1 1 1। ठीक है, दो दफा 1 1s लिखा मैंने, या 4 दफा सिंगल 1s लिखे हैं। तो मैं जहां से लिख रहा हूं तो हम वहां तक एंड तक जाएंगे तो आपको ज्यादा सही तरह समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने 0 को 4 zeros में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इस 1 को 4 बिट्स में लिखेंगे, तो ये 0 0 0 1, तो 4 बाइनरी के डिजिट्स में या बिट्स में हमने इसको लिख दिया। इसी तरह जो 2 है, ये इसको जब 4 बिट्स में लिखेंगे तो 0 1 0 आ जाएगा। जो 3 है इसको जब हम लिखेंगे तो 0 0 1 1 आ जाएगा। 4 को जब हम लिखेंगे तो ये 0 1 0 0 आ जाएगा। 5 को जब लिखेंगे तो ये 0 1 0 1 आ जाएगा। और 6 को जब हम लिखेंगे तो ये 0 1 1 0 आ जाएगा।
7 को जब हम 4 बिट्स में लिखेंगे तो ये 011 आ जाएगा। ठीक है, पिछले केस में ये सिर्फ 111 था, लेकिन अभी इसके साथ 0 भी आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी हम इसको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या 4 बिट्स में लिख रहे हैं। तो 8 जो होगा वो 1 डबल ट्रिपल 0 के इक्वल होगा। 9 जो होगा वो 1001 के इक्वल होगा। ये जो A होता है ये असल में 10 के इक्वल होता है, तो 10 की बाइनरी होती है 1010। जो B होता है ये असल में 11 के इक्वल होता है, तो इसकी बाइनरी होती है जी 0111। जो C है ये असल में 12 के इक्वल होता है, तो इसकी बाइनरी होगी 1100। D जो होता है ये 13 के इक्वल होता है, तो इसकी बाइनरी होगी 1101। E जो होता है ये 14 के इक्वल होता है, तो इसकी बाइनरी होगी जी 1110। और F 15 के इक्वल होता है, तो उसकी बाइनरी होगी 4 1s। तो इस तरह हमने ये एक छोटा सा टेबल बना लिया जिसमें हमने ऑक्टल के हर नंबर को या हर डिजिट को हमने उसकी इक्विवेलेंट 4 बिट्स की बाइनरी में लिख दिया। ओके जी, तो हमने ये देख लिया कि किस तरह हम हेक्साडेसिमल के सब डिजिट्स को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट्स में कैसे लिख सकते हैं, बिट्स में कैसे लिख सकते हैं। और इसके लिए इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जितने भी हेक्साडेसिमल के डिजिट्स होंगे उनको आपने हमेशा 4 डिजिट्स की बाइनरी में लिखना है। ठीक है, जिस तरह हमने ये हर एक को 4 में लिखा। याद रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब ऑक्टल की बारी आएगी तो ऑक्टल के केस में हर डिजिट को 3 बिट्स में लिखना है, लेकिन जब हेक्साडेसिमल की बारी आएगी तो हेक्साडेसिमल के केस में हर डिजिट को 4 बिट्स में लिखना है। ये बात हमेशा याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है, अदरवाइज इसी से ज्यादा मिस्टेक्स आपकी होंगी। अब हम ये कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं और हम देखते हैं जी हमारी कन्वर्जन नंबर जो 9 थी, इसकी एग्जांपल देखते हैं एक। और एग्जांपल है जी हमने हेक्साडेसिमल नंबर लेना है, तो कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर ले लेते हैं। तो लेट्स से हमें किसी ने कहा जी 0x123, ये एक नंबर है हेक्सा में, आप इसका बाइनरी बताइए। ठीक है, तो अब जी हम कैसे बताएंगे। अब हमें पता है कि ये 3 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हर डिजिट की बाइनरी लिखेंगे जैसे हमने ऑक्टल के केस में लिखी थी। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि जिस तरह ये हमारा नंबर है, तो हम इस नंबर में हर डिजिट की बाइनरी लिखेंगे। तो हमारा जो 1 है, अब 1 की जब हम बाइनरी लिखेंगे तो ये 4 डिजिट में लिखनी है। तो हमने लिखा जी 0001, ये 1 की बाइनरी आ गई। इसी तरह जो 2 है उसकी बाइनरी होगी 0010, और जो 3 है इसकी बाइनरी होगी 0011। ये हमेशा याद रखें, ये कितनी में लिखी मैंने, ये हमेशा 4 डिजिट्स में लिखा मैंने। अब इस बाइनरी को सिंपल हम कंबाइन कर देंगे। मैं लिख दूंगा जी 0001 और फिर 0010, और फिर इसके साथ मैंने 0011 इसको कंबाइन कर दिया। तो इस तरह ये हमारी बाइनरी आ गई हेक्साडेसिमल की। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और उसमें किसी ने हमें नंबर दिया कि ये नंबर है, ये A37D एक नंबर है, और आप बताइए कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अब इस केस में हमें सिंपली क्या करना है, हमें किसी तरह ये पता करना है कि A की बाइनरी क्या है, फिर 3 की बाइनरी क्या है, और फिर 7 की बाइनरी क्या है, और फिर D की बाइनरी क्या है। तो हमें कैसे पता चला। अब A की बाइनरी हम ये चार्ट देखते हैं, और इस चार्ट के मुताबिक हमारी A की बाइनरी है 1010। ठीक है जी, तो हमने A की बाइनरी लिख दी 1010।
3 की बाइनरी 0011 है, तो हमने लिख दिया 0011। उसके बाद हमारी 7 की बाइनरी 0111 आ गया, और डी की बाइनरी है 1101, 1101। तो इस तरह ही हमने लिख दिया। तो ये हमने क्या किया, 4 बिट्स में हमने हर डिजिट की बाइनरी लिख दी, और अब सिंपली हम इसको कंबाइन कर देंगे कि ये मैंने लिख दिया, फिर हम इसके साथ इसको कंबाइन कर देंगे 0011, फिर ये 0111 और फिर ये 1101। तो ये बाइनरी लिख देने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है जी, ये इजी है। ये अगर आपको ऑक्टल की आ गई है तो आप बड़े इजीली इस हेक्साडेसिमल की कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि ऑक्टल के केस में हम हर डिजिट को 3 बिट्स में लिख रहे होते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल के केस में हम हर डिजिट को 4 की बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है जी, क्लियर? अब हम बस आखिरी कन्वर्जन करते हैं जो इसका रिवर्स प्रोसेस है, और उसके बाद वाली हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। जो 10th है हमारी, उसे है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन, कि बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे, मतलब इसका रिवर्स कैसे होगा कि अगर बाइनरी हमें गिवन हो तो हम इसको स्पेस 16 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें फौरन पता चल जाएगा। हमें किसी ने कहा है कि अच्छा ये वाली बाइनरी ले लें 111000 111000 किसी ने हमें कहा कि ये बाइनरी ले लें और आप बता दें कि इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी नंबर को दोबारा लिख लेते हैं ताकि खुला खुला करके 111, 3 दफा 1 आ गया, 3 दफा हमने 0 लिख लिया, फिर ये 3 दफा 1 लिख लिया, फिर ये 3 दफा हमने 0 लिख लिए, फिर 2 दफा 1 और ये 0। ठीक है, अब हमने कन्वर्ट किस में करना है, बेस 16 में या बेस 16 में, मतलब हेक्साडेसिमल में। तो अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और कॉम्बिनेशन कितने में बनाने हैं, 4 में। तो हम 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन करेंगे। तो हमने ये 4 पहले राइट साइड से स्टार्ट किया और 4 बिट्स के हमने कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट किया। ये पहला कॉम्बिनेशन, अगला कॉम्बिनेशन ये बन गया, उससे अगला ये बन गया। अब जब मैं ये कॉम्बिनेशन बनाने जा रहा हूं तो इसमें 3 बिट्स हैं टोटल। तो अब इन 3 बिट्स को मैं क्या करूंगा, मैं इसके साथ एक बिट एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। अच्छा, मैंने इसमें कॉम्बिनेशंस बना दिए, और ये लास्ट में हमारे जो आखिरी जो कॉम्बिनेशन बन रहा था वो 3 बिट्स का बन रहा था, तो मैंने इसके साथ एक एक्स्ट्रा 0 लगा दी, और ये हमारे अब 4 बिट्स के कॉम्बिनेशंस बन गए। अब हम ये देखेंगे कि ये किस चीज की बाइनरी है, ये किस चीज की बाइनरी है, ये किस चीज की बाइनरी है, और ये किस चीज की बाइनरी। तो अकॉर्डिंग टू आवर हेक्साडेसिमल चार्ट, ये जो 0110 है, ये 0110 ये असल में 6 की बाइनरी है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस हमने कहा जी ये 6 की बाइनरी है। ये 1100 जो है, ये 1100 ये असल में 12 की बाइनरी है, और जो 12 है वो असल में C के बराबर है, तो हम कहेंगे ये C के बराबर है। और ये 001 जो है ये असल में 1 की बाइनरी है, और ये 0111 जो है ये 7 की बाइनरी है, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। तो इस तरह हमारा ये जो नंबर बन गया, ये 7 1
C6 जो है ये हेक्साडेसिमल में इसके इक्वल आ गया। अब बस हम एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से किसी ने हमें ये दे दिया कि ये ऑल वंस ही हैं, ये इतने वंस हैं और इसका हमें बताइए कि हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ये कितने वंस हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस हैं। तो मैं इसको पहले खुला खुला लिख देता हूँ। 1 2 3 1 2 3 6 हो गए और 1 2 3। तो ये हमारे पास मैंने सारे बाइनरीज लिख दी। अब मैं इसके पेयर बनाने लग गया, और बल्कि कॉम्बिनेशन बनाने लग गया 4 4 के। तो मैंने फर्स्ट 4 के कॉम्बिनेशन बना दिए, 4 ये आ गए। फिर मैंने अगले 4 के कॉम्बिनेशन बनाए तो ये 4 आ गए। अब ये अकेली बाइनरी एक बिट बच गई है, तो इसके साथ जब मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे 3 zeros अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेंगी। तो अब हमारे पास ये जो इसका देखते हैं कि ये किसके बराबर है। तो जो ऑल वंस हैं वो असल में f के बराबर होता है। ठीक है जी, 4 बिट्स में अगर ऑल वंस हो तो वो f के बराबर, तो ये भी हमारा f के बराबर आएगा और ये भी चारों बिट्स 1 ही है, तो ये भी f के बराबर आ जाएगा। और ये हमारा 1 के बराबर है, तो ये हमारा 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी बाइनरी आ गई, दिस इज 1 f f। या तो आप इसको ऐसे लिख लें या आप इसको 0x1 f f ऐसे लिख लें, तो ये दोनों केसेस ठीक है। तो इस तरह हमने ये देख लिया कि कैसे हम किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में बड़े इजीली चेंज या कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करके कि हम बिट्स को लिखें और उनके 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बना दें। जब ये कॉम्बिनेशन बन जाएं तो यूजिंग दिस टेबल या दिस चार्ट हम ये देख लें कि हर बिट के या हर जो 4 बिट्स के जो कॉम्बिनेशन है वो असल में हेक्साडेसिमल में किस डिजिट के इक्वल है। तो वो बस वो डिजिट हम यहाँ लिख देते हैं, जिससे हमारी ये कन्वर्जन बड़ी इजीली परफॉर्म हो जाती है। तो इस तरह हमने अपने ये जो चार्ट हमने स्टार्ट किया था, इसमें तकरीबन 10 कन्वर्जन्स हमने कर ली हैं। तो अब इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग है, ये हमारी सिर्फ ये 2 रिमेनिंग है, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और सर पेपर में कौन कौन से आएंगे? पेपर में सारी कन्वर्जन्स आएंगी। सर ये कन्वर्सेशन जो आपने बताई है ये हेक्सा टू दूसरी में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में गिवन होगी ना भाई कि इस बाइनरी को इसमें कन्वर्ट करो। हाँ जी, उसमें गिवन होगी। मैं अगली क्लास में ना कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा कि इस तरह के एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, तो आपको लाजमी उस तरह की चीजें तैयार करनी है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में बताया सर, होता है कि ये नंबर है, ये इस जो बेस में है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इस फलां नंबर सिस्टम के अंदर, तो उसमें गिवन होता है। जी आपके पूछ रहे हैं जीशान? सर जो मिड टर्म से पहले पढ़ा था वही पेपर वो थर्ड एग्जाम में फाइनल में तो नहीं होगा ना? वो फाइनल एग्जाम में हो सकता है, लेकिन उसकी वेटेज बहुत कम होगी, वो बहुत थोड़ा आएगा। लेकिन जो उसके बाद हमने पढ़ा ज्यादा वेटेज उसकी, ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से होंगे।